नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद हो रहे लोकसभा का उपचुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली की जीत सुनिश्चित करने के लिए बसपा के कैडर मजबूती से लगा हुआ है, तो वहीं बसपा के नेता भी गुड्डू जमाली के साथ कदम से कदम मिलाकर दिन रात एक किए हुए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के बलिया जिले के रसना से विधायक उमाशंकर सिंह ने शहर के सिधारी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं। बाकी सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ बाहरी प्रत्याशी हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार गुड्डू जमाली को जिताना है। उन्होंने कहा कि जनता के मन में यह मलाल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। आजमगढ़ के विकास में सरकार रहते भी उन्होंने कुछ नहीं किया और 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा के गठबंधन होने के बाद चुनाव जीते। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, मझधार में छोड़कर चले गए। मतदाताओं का गुस्सा समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को सपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बी टीम कहे जाने के सवाल पर बसपा नेता ने कहा कि बसपा ने समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की टीम ली है, क्योंकि उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बलरारी बाबू के बेटे सुशील आनंद को पहले प्रत्याशी इसलिए बनाया कि दलित होने के नाते वो बसपा का वोट काट देंगे और भाजपा जीत जाएगी, लेकिन विरोध होने पर प्रत्याशी बदल दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ जांच के कई आदेश हुए, लेकिन उनमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह इसलिए कि समाजवादी पार्टी भाजपा की टीम भी है। बसपा विधायक ने कहा कि आज आजमगढ़ का यादव समाज धर्मेंद्र यादव के साथ नहीं, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर सपा जीत गई तो फिर एक परिवार का दबदबा हमेशा आजमगढ़ में बना रहेगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, सपा और भाजपा बसपा से लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव लड़ाई से बाहर हो चुके हैं और मुकाबला बसपा बनाम भाजपा है। देखिए, आजमगढ़ में इधर लगातार कई दिनों से आ रहा है और काफ़ी गांव में जाने का मुझे अवसर भी मिला है, जा भी रहा हूँ, लेकिन हर जहाँ भी जा रहा हूँ केवल एक ही लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि क्या आजमगढ़ जो एक अपने आप में ऐसी धरती कही जाती है कि क्या इस धरती पे कोई लोकसभा के लायक प्रत्याशी नहीं था किसी दल के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के लिए लोगों का ये कहना है कि हम लोग वो भी कार्यकाल देखे हैं जब 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय मुलायम सिंह जी पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे। वह सांसद रहते हुए भी, उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं कर पाए कि हम लोग इसको कम से कम पब्लिक के सामने परोस कर रख सकें। फिर वही बात हुआ 2019 में हमारे सपा बसपा के साथ गठबंधन था, माननीय अखिलेश जी चुनाव जीते और अखिलेश जी चुनाव जीते तो बड़ा लगा कि नहीं, अखिलेश जी कम से कम आजमगढ़ के लिए विशेष तौर से भाई जो पूर्व सीएम है काफ़ी कुछ कर सकते थे, हमारा भी उसमें योगदान था हमारी पार्टी का। लेकिन जब वो विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में और उस 22 में चुनाव में उन्होंने जब विधानसभा का चुनाव जीते तो उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा कि हम आजमगढ़ को ही अपना रखें, बल्कि उन्होंने आजमगढ़ को त्याग करके अपना विधानसभा की सीट रखे। तो इससे लोग बहुत मर्माहत है और वही हाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लोकल उनका कार्यकर्ता नहीं था, पदाधिकारी नहीं था कि हम जिसको चाहेंगे आजमगढ़ भेज कर चुनाव लड़ाते। आजमगढ़ पिकनिक सेंटर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोगों के मन में अच्छा। वो दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी है गुड्डू जमाली जी 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे और इस बार विशेष तौर से कुछ ऐसी परिस्थिति आई, उनको समाजवादी पार्टी ने लालच देकर के अपने में बुला लिया और कहा कि आप आइए, हम आपको विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। वो बेचारे गए, न उधर के हुए न हमारे हुए और समाजवादी पार्टी ने उनको पूरी तरह से अपमानित किया। तो अब ये सारी जो आजमगढ़ की जनता है सब समझ रही है और जमाली जी द्वारा कोरोना के टाइम में या आदि समयों में अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को जब लोगों के बीच में यह बात जा रही है या लोग महसूस कर रहे हैं तो लोगों ने ये अभी कई क्योंकि आप लोकल हैं जो जिनका ये बेस वोट सपा का जो बेस वोट है, जिसको हमेशा बेस मानते हैं यादव समाज के भी जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ के,
बड़ी पॉलिटिकल भूमि है। बलिया और आजमगढ़ इधर पूर्वांचल में सबसे पॉलिटिकल भूमि कही जाती है, नर्सरी कही जाती है पॉलिटिकल। उन लोगों का ये मानना है कि अगर हमारा समाज यानी हम फिर इस बार अगर धर्मेंद्र जी को जिता देते हैं तो ये हमेशा की खेती उन लोगों की हो जाएगी। वो लोग जो मन बनाए हैं कि इस बार इनको हम सबक सिखाने के सोचे, माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी, अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं इनकेस, तो धर्मेंद्र जी की जो सीट बदायूं है, जो बदायूं सीट है, उस बदायूं सीट पे ऑलरेडी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी फिर विधान परिषद में अखिलेश जी ने को कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ की जनता और यहाँ के पॉलिटिकल लोग ये सोच रहे हैं कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट, बेटी जी की सीट परमानेंट बदायूं हो जाएगी और धर्मेंद्र जी की सीट परमानेंट ये हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इसलिए सारे लोगों ने ये मन बनाया है कि इस बार हम आहार भी न दिखाएं और माइनॉरिटी को भी अब लग गया है। यादव समाज भी सोचा है सबक सिखाने के लिए और माइनॉरिटी भी ये सोच लिया है कि 2024 में अगर मुझे बीजेपी की सीट कम करनी है और बीजेपी की सरकार दिल्ली में रोकनी है जो कि उत्तर प्रदेश से बनता है, इन लोगों ने भी तय किया है कि अगर हम बसपा के साथ मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बीजेपी का कार्रवाई जो है रोक सकते हैं। और इसी वजह से ये उदाहरण के तौर पे गुड्डू जमाली को लोग जिताने जा रहे हैं। ये बात मैंने कई बार कहा है और यही बात कह करके समाजवादी पार्टी के लोग कामयाब हो गए। उनका उद्देश्य जानते थे कि अगर ये बात हम नहीं फैलाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ यदि माइनॉरिटी पर जुड़ जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेगी। समाजवादी पार्टी अपनी शुरुआत 7% से करती है, बहुजन समाज पार्टी अपनी शुरुआत मिनिमम 20% से करती है। लेकिन इन्होंने इतना इसको रूमर फैलाया, लेकिन रूमर फैलाने में कामयाब तो हो गए वो, लेकिन जनता भी समझी कि कहीं इस रूमर में कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी की सरकार आ जाए। तो फिर लोगों ने इनको भी सबक सिखा दिया। और अब अंदाजा लगाइए कि कौन बस भाजपा से मिला हुआ है। सीधा उदाहरण क्योंकि आप सभी लोग हमारे जितने पत्रकार भाई लोग हैं आप आजमगढ़ से हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देखे कि अखिलेश जी ने यहाँ पे हमारे दल के राज्यसभा रहे बलिहारी बाबू के लड़के जो एससी समाज से आते हैं, उनके लड़के को लोकसभा के लिए ऐलान किया। अब आप केवल क्यों ऐलान किया? उनका केवल उद्देश्य था कि चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने माइनॉरिटी दिया है तो माइनॉरिटी का वोट बहुजन समाज पार्टी पा जाएगी और हम अगर एससी का वोट दे देंगे, अरे एससी का प्रत्याशी दे देंगे तो बसपा का एससी वोट कट जाएगा तो बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। पूरी स्ट्रेटजी बना करके उन्होंने ऐसा काम किया था। और ये बात जब उनके लोगों ने बताया कि ये मैसेज हो गया या भाजपा को जिताना चाहते हैं, तब आनंद फानंद में उन्होंने जाकर धर्मेंद्र जी को पकड़ दिया। तो बी टीम कौन है ये किसी से छिपा नहीं है और सब लोग जानते हैं कि आप उनके देख लीजिए परफॉर्मेंस। सारी जितनी जांचें थी जब 2017 में भाजपा सरकार में आई तो चाहे रिवर फ्रंट हुआ, चाहे कई ऐसी चीज़ों पे अखिलेश जी के खिलाफ FIR हुआ, CBI जांच हुई, चाहे आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद अनिल यादव जी के खिलाफ जो CBI जांच गठित हुई, सारा जस के तस पड़ा हुआ है। अब अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, अंदाजा आप लगा लीजिए कि क्यों पड़ा हुआ है। CBI के हम जांच करते हैं त्वरित निर्णय के लिए, लेकिन रोका गया है। अब उसके एवज में भाई अब अखिलेश जी जो कर रहे हैं, लेकिन बदनाम बसपा को करते हैं। लेकिन अब जनता धीरे धीरे समझ गई है, सब लोग जान रहे हैं कि भाई अगर बसपा के साथ कुछ वर्ग जुड़ जाएगा तो भाजपा को सरकार में आने से रोक देंगे। इस वजह से अखिलेश जी लगे हुए हैं कि हम इसको रोकें कि बसपा की तरफ लोग न जाने पाए। लेकिन आखिर में कब तक? भाई लोग एक चीज सब लोग समझदार हैं और उस बात को देख रहे हैं लोग और यह महसूस किए हैं कि नहीं इसी में ये अच्छा अवसर है दोनों लोगों का जवाब में पार्लियामेंट का नेता चुनना ही है तो गुड्डू जमाली से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है। और इस स्थिति में आकर के सब लोग देख भी रहे हैं कि इस पार्लियामेंट के इलेक्शन से न कोई सरकार बन रही है न कोई सरकार बिगड़ रही है। तो क्यों ना हम दोनों दलों को एक सबक दें। यहाँ की जनता ये सोची है कि हम दोनों दलों को क्यों न एक ऐसा सबक सिखाए कि दोनों दल आगे आने वाले चुनाव में कम से कम आजमगढ़ की धरती का ख्याल रखेंगे। हम लोग देखिए इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन केवल इसलिए लड़ाएंगे बहुत तमाम संगठनों के लोग आकर इस बात को कहें कि नहीं हमारी गलती नहीं है। हम लोग अगर विश्वास BSP में किए होते तो आज BSP सरकार में। और ये सब लोगों ने कहा कि आप फिर एक बार जब चुनाव आपका पहला सांसद यहाँ से हुआ, आप फिर एक बार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी दीजिए
और सब लोगों ने कहा कि गुड्डू जमाली जी को दीजिए, तो वही गुड्डू जमाली जो सपा के सरकार में थे, माननीय मुलायम सिंह जी को जिस तरह से टक्कर दिए थे, और मैं कह सकता हूँ कि वो चुनाव गुड्डू जमाली जी जीत गए थे, लेकिन सरकार के रहते चुनाव जबरदस्ती हराया गया। लेकिन आज इस बार हम इस चीज को पुनरावृत्ति करके जीत करके फिर आगे आने वाला चुनाव 24 और 27 भाई हमारा आजमगढ़ पूर्वांचल हमारा विशेष तौर चुनाव है, वो भी आजमगढ़ तो विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी। आप देख लीजिए कितनी उत्पत्तियां होंगी, आज विभिन्न दलों में चाहे कितने लोग हैं, लेकिन नर्सरी मेरे ही है, मेरी नर्सरी निकल के गए, इसलिए नर्सरी तो अगर बीएसपी नर्सरी है तो उस बीएसपी का आजमगढ़ भी नर्सरी है। 3 दिन लग गया मतदान में, लड़ाई भाजपा से या सपा से, किससे मारते? हाँ, हमें लगता है कि भाजपा और सपा, आप दोनों लोगों से पूछिए, अभी भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि बसपा से है, सपा वाले भी कह रहे हैं कि बसपा से है, तो वो लोग अपने दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूसरे तीसरे। आप किसको मान रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों में, हालांकि बड़ा कम फर्क है। धर्मेंद्र जी तो लड़ाई से बहुत बाहर है, इसलिए कि धर्मेंद्र जी का जो अपना वोट बैंक है वो उनके साथ नहीं है, वो भी उनके साथ नहीं है, इसलिए इस सबको डर हो गया है जो यहाँ के सपा के नेता है कि अगर धर्मेंद्र जी चुनाव जीत गए तो बधाई उनकी सीट फंसी पड़ी है, वो धर्मेंद्र जी हमेशा के लिए यहाँ से सीट बना लेंगे, हम लोगों के बच्चे और हम लोग फिर पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनका वोट वो भी निकल गया है, वो भी मेरे साथ आ रहा है, वो भी देख रहे हैं, वो भी भाजपा में नहीं जा रहे, मेरे साथ आ रहे हैं, इसलिए सपा तो लड़ाई से लड़ेंगे निरहू, लेकिन हम तो बहुत है। देखिए 2 चीजें हैं, हमें पूरा अधिकार है भाई सरकार को कोई भी निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं ले लेना चाहिए, इस बात को लेके पार्लियामेंट में आना चाहिए था, सारे दलीय नेताओं के साथ बैठ करके एक कंसोर्शियम बना करके तय किया गया होता, कुछ कमियां थी उसको दूर कर लिया गया होता, लोगों को विश्वास में लिया गया होता और विश्वास में लेकर के इसको लागू किया गया होता। हम जो चीज को सीधा सीधा लिया कर थूक देंगे, क्योंकि कोरोना काल से ही तमाम वैकेंसी नहीं निकली, नौजवान अपनी उम्र को लेकर के बेतहासा मैंने उसमें है, दुखित है कि कोरोना काल का हमको रेमेडी भी नहीं मिल रहा और उस उम्र को हमारा आगे तब तक एक नई सगुफा आ गया, अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन मेरा केवल ये मानना है कि मुझे लगता है कि सरकार इसको पुनः विचार करे, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, हम सब लोग मिल करके चाहते हैं, हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हम नौजवानों को, किसानों को कैसे उनको हम रोजगार दें, कैसे उनकी खेती की आय दुगुना करें, हम सब मिल के करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, हम विपक्ष की तरफ से खड़ा होकर इस बात को कहें, आप सत्ता में हैं तो सत्ता की तरफ उनकी मदद करिए, तो ये चीज़ें जल्दीबाजी में लाए। और मैं तो नौजवान साथियों से भी कहूँगा, मैं देखो 2 चीज़ें हैं, हमें दुख है कि भाई आपके 3 सालों में निकल गए, हम लोग विधानसभा में भी लड़ाई लड़े कि भाई इस 3 साल को कहीं समायोजित किया जाए, जिनको छूट मिले। जब कोविड सब लोग जानते हैं कि कोविड नॉट केवल उत्तर प्रदेश में था, विश्व के लेवल में था, तो जो लड़के इस कार्य उम्र को पार कर गए उनको रेमेडी मिलनी थी। लेकिन नौजवान साथियों से भी मेरा आपके माध्यम से अपील है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। भाई रेलवे में आप बताइए, अभी हमारे तो 1-2 लोग परिचित चोटिल हुए हैं, उनके बच्चे चोटिल हुए हैं, उनका भी देखिए 2 चीज़ें, हम आप सबके बच्चे रेलवे से यात्रा कर रहे हो, हम सीधा अटैक कर दें और उन नौजवानों के आड़ में अगर कोई अराजक तत्व जा करके आग लगा दे, उसमें कोई जल के मर जाए, मुझे लगता है कि वो हमारी संपत्ति है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हमारी संपत्ति, हमारे पैसे से खरीदा जाता है, ट्रेन हमारी संपत्ति से चलती है, बस हमारी संपत्ति से। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। हम अपना आंदोलन, अपना विरोध बैठ के भी कर सकते हैं, हम संदेश दे सकते हैं। हम आज जहाँ 500 लोग हैं, हम 50,000 बैठे, यही बैठे, न सुनी जाए हम भूख हड़ताल करें, लेकिन हम अपना संदेश दे सकते हैं और अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मान लीजिए हम निकले, हो सकता है, आप देखिए, आप मायावती जी को जानते हैं, अभी तो अखिलेश ही नहीं आए हैं, अभी अखिलेश जी कल आना है, आज माननीय योगी जी आए, क्योंकि सब लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अखिलेश जी भी आना नहीं चाह रहे कि कम से कम हम कहेंगे कि भाई हम इसलिए हार गए कि हम जा नहीं पाए। कल आजम खान जी आए, तो कल आजम खान जी की भी आप लोग कवर किए होंगे, उन्होंने कहीं अपने स्पीच में एक जगह बोला, ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि ये किसी की सरकार बना रही है ना, ये सरकार बिगाड़ रही है।
इसमें हमको अपनी ताकत दिखानी है। वो भी जानते हैं कि ताकत कहाँ दिखाएंगे। अपने माइनॉरिटी समाज को एक बड़ा संदेश देके चले गए कि हम ताकत किसके साथ दिखाएंगे। जब हम गुड्डू जमाली जी के साथ जाएंगे और गुड्डू जमाली जीतेंगे तभी माइनॉरिटी की ताकत भी पूरे आरंभ पे आएगी। उन्होंने भी एक अच्छा संदेश देके चले गए हैं। अब मजबूरी में सारे लोग राजनीति करते हैं, तो इसलिए हमको चुनाव इसीलिए क्योंकि केवल एक आजमगढ़ पर लड़ रहे हैं। कई बात आई कि आजमगढ़ पे भैया हर जगह हमारा कार्य क्षेत्र उस पर नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ से हमारे हमेशा सांसद विधायक हमेशा रहे हैं। हम जब बसपा के नींव डाले थे उस समय भी हमारे आजमगढ़ से मिले थे, इसलिए आजमगढ़ तो एक तरह से बसपा की कर्म हो भी रही है। इसलिए आजमगढ़ के लोगों पर भरोसा है और मुझे लगता है कि वो भरोसा 23 तारीख को जरूर यहाँ पे सफल होता दिखेगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।